नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एनपी फिजिक्स। प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। इसके हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको देख ही जाते हैं। ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। वो है अपने पास, सबसे पहले अपन केटीजी पढ़ेंगे जिसमें केटीजी में मीन फ्री पाथ, एवरेज, आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल, ये तीनों देख लेंगे और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। फिर आते हैं अपन इंटरनल एनर्जी के ऊपर, मोलर स्पेसिफिक हीट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन थ्योरम, और फिर अपन आएंगे यहाँ पे जितने भी ये लॉ दिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में अपन वर्क डन बाय गैस देख लेंगे जिसमें प्रोसेस है वो सारे पढ़ लेंगे, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ठीक है, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और साइक्लिक प्रोसेस। और लास्ट में अपन पढ़ लेंगे हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर और लास्ट में एंट्रोपी। ठीक है, ये सेकंड लॉ के पार्ट है, वो अपन इस आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। फिर आज का जो लेक्चर है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो, तो इनके जो आपके वेटेज देख सकते हो 2023 में 44 जो क्वेश्चन आए हुए हैं, 2021 में तो इसने अच्छा दिया था 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सबसे पहले जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दैट इज आरएमएस, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। फिर जितने भी प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स के, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, उसके ऊपर फिर कार्नोट इंजन, फिर जो भी है इंटरनल एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारी जो टॉपिक है ये आरएमएस वाले, थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसेस और कार्नोट इंजन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, टॉपिक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में होती क्या है कि एक ब्रांच है जिसमें अपन जो भी हीट है उसको दूसरी एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल है, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कि इसमें वही लिखा है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट को अपन अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर, जैसे मैकेनिकल में, बाकी बहुत सारी एनर्जी के फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं हीट को। ठीक है, वही अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है अपन केटीजी, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। इसमें गैस के बारे में अपन आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइडियल गैस की जो प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देखो, गैसेज आर मेड अप द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अपन भी जानते हैं कि जो गैस होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल्स डज नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है ना, जब कोलाइड करते हैं तो फोर्स लगाएंगे, लेकिन कोलिजन नहीं करते हैं तब अपन मान सकते हैं कि उनके बीच में जो लगता है फोर्स वो जीरो लगता है, क्योंकि ये बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, इनका मास नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लगता है। ठीक है ना, तो अपन आगे देखेंगे यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का भी रोल आता है, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी कोलिजन आपस में होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो अपन आइडियल मानते हैं, यानी कि इलास्टिक मानते हैं। इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, यानी कि हीट लॉस नहीं होता है। ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है ना, जो उनके बीच में सेपरेशन होता है, उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है, उनके कंपेरिजन में जो उनकी साइज होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी दी हुई है गैस की। ठीक है, अब आते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है कि यहाँ पे दो कॉन्जुगेटिव जो कॉलिजन, जैसे मान लो कि ये पार्टिकल है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ से कोलाइड किया फिर यहाँ पे किया, तो ये फ्री पाथ है ना दोनों के बीच का, इसको अपन बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है ना, लैम्बडा मिनिमम, ये ऐसा बोलते हैं अपन। ठीक है, इसको ही बोलते हैं अपन मीन फ्री पाथ। इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, लैम्बडा जो मिनिमम फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है दैट इज √2 पाई एन डैश डी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, जहाँ पे एन डैश है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर होते हैं मॉलिक्यूल से, इसको अपन एन डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर इज डी इज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो बाकी हर जगह यहाँ पे जो जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वहाँ पे डायमीटर का कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ एक यही टॉपिक है जहाँ पे डायमीटर का रोल रहता है। वहाँ पे यहाँ पे जो पार्टिकल है बहुत स्मॉल होता है, लेकिन यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि अपन डायमीटर का यहाँ पे रोल रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो लैम्बडा है मिनिमम वो प्रोपोर्शनल टू 1 एन डैश है और लैम्बडा मिनिमम है प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। दो यहाँ पे ये बात अपन को निकल के आती है। ठीक है, एक एन डैश और भी होता है। ठीक है, यहाँ पे एक साल इसके ऊपर आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। जैसे अपन आइडियल गैस पढ़ते हैं, पीवी इजिकल टू एनआरटी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, इसको वॉल्यूम को डिवाइड कर देता हूँ, तो पी इजिकल टू एन अपॉन वी आर टी, और अपन जानते हैं ये क्या बन गया अपने पास, एन डैश। तो यहाँ पे एन डैश की जो वैल्यू आती है, यहाँ से जो एन डैश की वैल्यू आई दैट इज पी अपॉन क्या हुई बताओ, ध्यान से देखो, ये अपने पास हो गई आर टी। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गई, आर टी। सही लिखा है मैंने। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल है, तो यहाँ पे मैं एन से डिवाइड कर दूंगा, है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एन से
यहाँ पे 1 मिनट मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो अपन को पता है कि ये अपने पास PV इजिकल टू NRT, तो PV इजिकल टू N को क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिकुलर वेट एवोगैड्रो नंबर RT। तो यहाँ से V को नीचे इस तरफ भेजता हूँ, तो P Na अपॉन RT इजिकल टू N बाय V, देयर इज N डैश, ये अपने पास N डैश है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम। तो यहाँ से अपन वैल्यू देखो, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, Na कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो जो N डैश है वो T अपॉन T के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अपन को ये पता चला, दैट इज इंपॉर्टेंट फार्मूला, दैट इज लैम्बडा मीन फ्री पाथ, वो प्रोपोर्शनल है देखो 1 अपॉन N डैश के, तो प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा इसका इन्वर्सली, यानी T अपॉन P के। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसके ऊपर भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, लैम्बडा का फॉर्मूला ये होता है, इससे यहाँ पे जो एन डैश है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम है। ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल का डायमीटर है। ठीक है, यहाँ पे ये अपन को पता चल गया, और यहाँ से अपन ने ये देखा कि एन डैश क्या है, वो अपन को पता चला कि P अपॉन T के प्रोपोर्शनल है। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ये, इसके ऊपर मैं सवाल भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। मीन जो फ्री पाथ होता है वो T अपॉन P के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे 2023 का ही सवाल है, देखो सिंपल सवाल है, बस आपको देखो प्रेशर को क्या बोला है, कांस्टेंट मेंटेन रखना है प्रेशर को। ठीक है, और अपन को यही बोला है कि बताओ STP पर 1500 D था मेन फ्री पाथ, तो बताओ कि कहाँ बोला गया कि 373 केल्विन। STP पर आपको पता है कि STP पर जो अपने पास टेम्परेचर होता है कितना होता है, 200 केल्विन। ठीक है, 200 केल्विन हो जाएगा, 273 केल्विन, सॉरी यहाँ पे 273 केल्विन होता है, और अपन को 373 पे बोला गया है। ठीक है ना, तो 373 पे आपको पता है कि जो लैम्बडा मीन परिपात होता है ना, वो अपने पास 373 अपॉन लैम्बडा मीन पाथ 273 पे इजिकल टू हो जाएगा टेम्परेचर कितना, 373 अपॉन टेम्परेचर 273। बस प्रोपोर्शनलिटी है, मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किया है इसके। देखो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, P कांस्टेंट दिया गया है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकालोगे तो लैम्बडा मिनिमम आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 373 अपॉन 273 इंटू कितना दिया है इसका, 1500 D है ना, 1500 D दिया है। तो यहाँ से आप निकालोगे तो आपके पास शायद वैल्यू आती निकल के ये। ठीक है, 2049। सिंपल सवाल था, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए था। ठीक है, आंसर आ गया। अब आते हैं अपन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते ही है, दैट इज PV इजिकल टू NRT, और P अगर मैं इसको नीचे भेजता हूँ, है ना, नीचे भेजता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ PV इजिकल टू NRT, PV N को क्या लिख सकता हूँ, N अपॉन या मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT, V को नीचे भेज दूंगा तो ये अपने पास हो जाएगा P इजिकल टू M अपॉन V और मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT, है ना। यहाँ से ये क्या बना, रो डेंसिटी, तो अपने पास P निकल के आया रो RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है अपने पास। ठीक है, अब वेलोसिटी जिसके ऊपर सवाल आते हैं, एवरेज का मतलब सिंपल है, अपन सारे जितने भी पार्टिकल है उनकी एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे d1 v2 अपॉन n, ये फॉर्मूला निकल गया है। RMS, देखो RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, है ना, स्क्वायर पहले करो फिर मीन ले लो फिर रूट कर दो, पीछे से जाना है ना, तो आपको ये निकल के आएगा, दैट इज ये फॉर्मूला। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, दूसरे फॉर्मूले तरीके से अपन निकाल सकते हो। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है कि जैसे कि अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, कंटेनर है, तो यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे मॉलिक्यूल है, इस वॉल के ऊपर क्या लगा रहे होंगे, प्रेशर फोर्स, तो इस एरिया पे क्या आ जाएगा, प्रेशर, वही अपन को निकालना है। ये जो प्रेशर होता है दैट इज हाफ रो VRMS स्क्वायर, है ना, VRMS का स्क्वायर होता है, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाफ रो VRMS का स्क्वायर, तो यहाँ से आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, क्या कैसे निकालोगे बताओ, यहाँ से रो की वैल्यू पुट करोगे P की, तो यहाँ से देखो यहाँ पे VRMS अपन को निकालना है, सॉरी यहाँ पे 3 होता है, ये आपको याद रखना है 3 होता है, तो P इजिकल टू हो जाएगा 1/3, रो क्या होता है अपने पास, रो होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सही लिखा है मैंने, और P की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे P की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, जो भी आई थी कितनी आई थी, रो, एक बार के लिए मैं वापस इसको रो दिया है तो रो के फॉर्म में लिख देता हूँ ना, तो ये हो जाएगा रो RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये हो जाएगा 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, तो रो से रो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास निकल के आएगा 3, यानी कि VRMS निकल के आता है, दैट इज √3 RT/m मॉलिक्यूलर वेट, ये निकल के आता है अपने पास फॉर्मूला। ठीक है, √3 RT/मॉलिक्यूलर वेट का ये, तो ये यहाँ पे लिखा गया है
ठीक है। और ये भी आपको फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं, ठीक है। एवरेज कितना होता है 8 RT/πm0 और ये होता है अपने पास RMS √3 RT/m0 निकल के आता है। ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया था, वो कैसा था कि इन्होंने देखा कि डिफरेंट वेलोसिटी वाले पार्टिकल है बहुत सारे, ठीक है, डिफरेंट वेलोसिटी वाले पार्टिकल है, और उन्होंने फ्रैक्शन निकाला। जैसे मान लो 10 किलोमीटर/आवर से जा रहा है, सॉरी 10 मीटर/सेकंड से जो एक पार्टिकल जा रहा है, उसके कितने पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल, जैसे मान लो 100 पार्टिकल लिए, उसमें से 10 मीटर/सेकंड वाले कितने जाना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि मान लो 100 पार्टिकल है, उसमें से 10 मीटर/सेकंड से कितने पार्टिकल जा रहे हैं, हो सकता है 30 भी हो सकता है 40, तो उनका फ्रैक्शन निकाला। तो अगर मान लो 40 है तो 0.4 आ जाएगा। तो उनके बीच में जो कर्व देखा इन्होंने, कर्व इस टाइप का निकल गया है, ठीक है, ऐसे इस टाइप का निकल गया है। तो इन्होंने देखा कि ये देखो, ये यहाँ पे स्पीड वर्सेस इन्होंने फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन्होंने ये देखा। तो कि जैसे मान लो कि यहाँ पे सिंपल मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि 10 मीटर/सेकंड है ना, तो इसके मॉलिक्यूल कितने जा रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, उसमें से 30 मॉलिक्यूल है, वो कितने स्पीड से जा रहे हैं 10 मीटर/सेकंड से। तो यहाँ पे इनका फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा ना। इनका फ्रिक्शन कितना लोगे 30/100 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 30, 0.3। और मैक्सिमम इनके पार्टिकल जो यहाँ पे इस टाइप की वेलोसिटी, जिसको अपन ने नाम दिया मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, उस टाइप की जो वेलोसिटी थे उनके ज़्यादा पार्टिकल आ रहे थे। यानी कि मान लो कि ऐसे समझ लो कि जब लगभग अगर मान लो कि 100 पार्टिकल है, उसमें से 80 जो पार्टिकल है वो इस पे आ रहे थे। मैं एग्जांपल के लिए डेटा समझा रहा हूँ, एग्जैक्ट ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 80 पार्टिकल यानी कि 0.8 फ्रिक्शन इनका आ रहा था, बाकी के जो भी है वेलोसिटी 5 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये अपने पास है 50 मीटर/सेकंड से, 50 मीटर/सेकंड से जाने वाले पार्टिकल का जो नंबर थे मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा थे। तो इन्होंने पार्टिकल मैक्सवेल का ग्राफ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली की जो स्पीड निकल के आती है दैट इज √2 RT/m0, ये आपको याद रखना है। और इनका जो कर्व है ना, ऑर्डर है, वो ऐसे याद रखना है। ऐसे ट्रिक बता देता हूँ इसकी, जैसे इसकी ज़्यादा है फिर इसकी एवरेज की फिर मीन, तो आप ऐसे याद रख सकते हो राम, ठीक है, राम करके। राम मतलब R मतलब RMS, A मतलब एवरेज, और फिर मी M मतलब मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू है, ये आप ये समझा कि मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू ज़्यादा है, ये गलत है। यहाँ पे जैसे कि मोस्ट प्रोबेबल इधर है, तो अपने पास जो एवरेज आएगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगी, ठीक है, और RMS आएगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगी। ये वेलोसिटी वाला है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ता हूँ तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे ये अपन को दिया गया है ना, ठीक है। तो RMS की वैल्यू ज़्यादा होती है, आप फॉर्मूले से भी याद, ये फॉर्मूले जितने भी याद रखने आप, ठीक है। m0 क्या है, एयर इज मॉलिकुलर मास। तो ये था मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। आप क्या होते हैं, अपने पास 2023 का सवाल है कि RMS स्पीड अपन को दिया ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की RMS वैल्यू दी है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये तो और बताना है कि द x वैल्यू है ना, v क्या है यहाँ पे एवरेज वैल्यू, बस दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। RMS इज इक्वल टू 1 + 5/x 1/√2 और v ये अपन को दिया है ना, ये दिया है। RMS की वैल्यू क्या थी √3 RT/m0, ठीक है, 1 + 5/x, और इसकी थी अपने पास v एवरेज की 8 RT/ कितना था πm0, यही तो था। अरे हाँ ना बोलो। तो जो कट रही चीज़ें वो काट दो, कौन कौन चीज़ें कट रही है, √RT से ये तो गए, ठीक है, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये अपने 3 बचेगा, 1 + 5/x, ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 8/π, सही लिखा है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे π/, की से वैल्यू स्पॉट पुट करोगे तो अपने पास जो निकल के आती है डेली वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी 28, ठीक है ना, ये निकल के आती है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी और इक्वेशन को सॉल्व करनी थी। तो ये था अपने पास 2023 का सिंपल सा सवाल, ठीक है। अब आते हैं अपन एक टर्म्स आता है दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। एक आता है अपने पास स्पेसिफिक हीट जो अपन कहाँ पे पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर में, है ना, हीट ट्रांसफर में। लेकिन वहाँ पे मास लेते थे, अब गैस का मास अपन ले नहीं सकते तो यहाँ पे अपन लेते हैं नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना। तो ये जो मोलर स्पेसिफिक होती है वो क्या होती है कि मुझे 1 मोल गैस को, ठीक है, यूनिट चेंज करना है टेम्परेचर में, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ रही है वो इसकी क्या होती है मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। 1 मोल गैस को यूनिट डिग्री सेल्सियस या यूनिट डिग्री केल्विन पे चेंज करने के लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, वही इसकी क्या होती है मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी कि राइज करने के लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ रही है, दैट इज कितना हो जाएगा अपने पास ये। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे गैस के लिए अपन C डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके लिए अपन S डिफाइन करते थे, ठीक है। ये हो जाता है अपने पास ΔQ = MS ΔT, वो हीट ट्रांसफर अपन पढ़ेंगे, ठीक है।
यहाँ पे इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन, सही लिखा है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो डिपेंड करती है दैट इज प्रोसेस पे डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड कर रही है? प्रोसेस पे, कि प्रोसेस कौन सा है, ठीक है। वहां पे अपन एस लिख रहते थे, वो एस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पे अपन ने सी को डिफाइन किया। वो किसको ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अलग अलग प्रोसेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। आगे अपन सारे सब प्रोसेस के लिए सी की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडियाबेटिक के लिए सी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। आइसोथर्मल के लिए सी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अब सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे। जैसे एडियाबेटिक में अपन सिंपल समझा दूँ कि वहाँ पे हीट अपन डेल्टा क्यू 0 होता है, तो हीट में कोई चेंज ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे सी की वैल्यू अगर 0 रख दूंगा तो सी 0 हो जाएगा। और आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सी इन्फिनिटी हो जाती है। बस यही सारी चीज़ें सी के बारे में दी गई है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट करता है प्रोसेस पे। आइसोबारिक के लिए अलग होता है, आइसोकोरिक के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो के लिए अपन ने डिफाइन की, अलग अलग के लिए अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो दो के लिए डिफाइन किया, दैट इज वी कांस्टेंट पर और वी प्रेशर पर, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट पे और वी कांस्टेंट पे। दोनों वॉल्यूम कांस्टेंट पे अपन देखते हैं और प्रेशर कांस्टेंट पे देखते हैं। तो दोनों के यहाँ पे जो फॉर्मूले लिखे गए ये, ठीक है। तो इनका ये मेयर फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है। और इनका दोनों का रेशियो होता है दैट इज गामा, ठीक है। ये गामा होता है और इसको गामा के फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। ये आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चन में यूज में आते हैं, उनका एप्लीकेशन यूज में आते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने सीवी के बारे में, सीपी के बारे में देख लिया। अब अपना यहाँ पे जो एक टर्म आता है दैट इज एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, वो भी अपन आगे देखेंगे। बस यहाँ पे समझ लो कि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में आता है एफ आर बाई 2, ठीक है, और सी पी हो जाता है एफ प्लस 2 बाय, तो ये इनके डेरिवेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपने पास गामा 1 प्लस 2 बाय एफ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये और यहाँ पे मोनोएटॉमिक, लीनियर, डायटॉमिक, ठीक है, ट्राइएटॉमिक, लीनियर, नॉन लीनियर, इनके लिए सारे एफ की वैल्यू सी पी सी वी गामा ये अपन निकाल सकते हैं ना, ये अपन निकाल सकते हैं। वो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करो निकाल सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो अपन पहले एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझ लेते हैं कि जितने भी, देखो मैं समझा देता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। एक पार्टिकल होता है, उनके पास एनर्जी होती है ना। एक पार्टिकल होता है, उसकी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी अपन आगे पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी, उसके पास सिर्फ काइनेटिक होती है, पोटेंशियल क्यों नहीं होती है? दो होती है, इंटरनल काइनेटिक हो सकती है और पोटेंशियल हो सकती है। लेकिन पोटेंशियल अपन 0 मानते हैं, क्योंकि अपने जस्ट देखा, पहला ही अपन ने पॉइंट देखा था कि इनके बीच में जो फोर्स होते हैं नेग्लिजिबल मानते हैं। तो यहाँ पे फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसके लिए अपन ने डिफाइन किया था वर्क एनर्जी पावर में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर वर्क कंजर्वेटिव फोर्स 0 है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी? 0, क्योंकि वो डिफाइन इसी के लिए की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 होती है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी अपन देख सकते हैं, एक तो ट्रांसलेशन की हो सकती है, एक रोटेशनल की हो सकती है। पार्टिकल या तो ट्रांसलेट कर सकता है या रोटेट कर सकता है। तो उनके जो इंडिपेंडेंट टर्म्स है, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ गैसेज इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि अपन आगे समझते हैं, यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मोनोएटॉमिक है, ठीक है, ये मोनोएटॉमिक है, तो ये 3 डायरेक्शन में जा सकता है, दैट इज वी एक्स, वी वाई से और वी जेड से, 3 डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 3 आ सकती है, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, एक तो ये आ सकती है। और इसकी रोटेशन भी आ सकती है, किसके एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट। तो अपन इसमें एक और ऐड कर देंगे रोटेशन की, दैट इज कौन कौन सी हो जाएगी बताओ? ये हो जाएगी, मैं यहाँ पे अलग पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। ये अपन ने रोटेशन से लिख देंगे, रोटेशन से प्लस करके कैसे लिखते हैं रोटेशन? हाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ये एक्स के अबाउट लिखेंगे, ठीक है, ये अपन ने एक्स के अबाउट लिख दी, ठीक है, प्लस हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, 3 ट्रांसलेशन की, 3 रोटेशनल की लिखी। अब ये पार्टिकल इतना छोटा है कि इसकी कोई रेडियस ही नहीं है, ठीक है। ये खुद इस एक्सिस के, तीनों का अगर एक्सिस देखो तो सेम ही है। और कोई पार्टिकल अगर खुद के एक्सिस के अबाउट घूमता है, ठीक है, और उसका मास कोई फैला नहीं होता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। तो इस केस में अगर मैं मोनोएटॉमिक की बात करता हूँ, ये अपने पास कौन सा है? मोनोएटॉमिक, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक में ये तीनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाते हैं। तो अपने पास 3 टर्म्स आते हैं, एक ये, एक ये, एक ये। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है, इंडिपेंडेंट टर्म कितने हैं? 3 है, वो भी कौन से? ट्रांसलेशन के। तो ये था अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को अच्छे से समझ लो कि इंडिपेंडेंट टर्म्स इन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ, ठीक है, ऑफ गैस इज कॉल्ड एज डिग्री फ्रीडम। बस यहाँ पे 3 है ये। अब अपन देख सकते हैं कि डायटोमिक के लिए, डायटोमिक के लिए क्या हो जाएगा बताओ? डायटोमिक के लिए देखो ट्रांसलेशन की तो 3 आ जाएगी, है ना, तीनों डायरेक्शन में चल सकता है। अब रोटेशन की देखो तो यहाँ पे इसके अबाउट अगर घूमे तो ये मास नहीं, लेकिन ये तो मास घूम रहा है,
तो इसकी रोटेशन की अगर देखें तो एक तो ये हो जाएगी, ठीक है, ये वाई एक्सिस के अबाउट, और जेड एक्सिस के अबाउट देखें तो ये भी वापस ऐसे घूमेगा, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट दोनों इसके ऊपर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। तो यहाँ से रोटेशन की कितनी आई 2, है ना, ट्रांसलेशन की 3, रोटेशन की 2, तो कितनी हो गई 3 + 2 यानी कि 5 होती है। यहाँ पे अपन वाइब्रेशन की 0 मान रहे हैं अभी के लिए, ठीक है, नेगलेक्ट मान रहे हैं वाइब्रेशन की, ठीक है, सिर्फ अपन ट्रांसलेशन की और रोटेशन की देख रहे हैं, ठीक है। वाइब्रेशन और रोटेशनल और ट्रांसलेशन की यहाँ पे 5 आती है। किसके लिए? ये अपने पास है डायटोमिक, ठीक है, डायटोमिक गैस, ठीक है, डायटोमिक जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, ठीक है ना, बहुत सारी है, N2 हो गई, ये डायटोमिक है। और ट्राइटोमिक के लिए क्या हो जाएगा? ट्राइटोमिक, बताओ, ट्राइटोमिक अगर लीनियर है, एक तो अपने पास ट्राइटोमिक ऐसे हो सकता है, देखो, एक तो इस टाइप का हो सकता है। तो आपको पता है कि अगर इस टाइप का है ना, अगर इस टाइप का है तो तीनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी आएगा, तीनों का आ जाएगा। तो यहाँ पे F हो जाता है 3 + 3 6, किसके लिए बताओ? नॉन लीनियर के लिए, नॉन लीनियर के लिए। और अगर लीनियर है, लीनियर का करने का मतलब ये है, तो आप ध्यान से देखना, एक्स जिस एक्सिस पे रखे गए हैं, एक्स एक्सिस के तो अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, बाकी ट्रांसलेशन होंगे, तो इस केस में अपने पास हो जाएगा 5, और ये किसके लिए? लीनियर के लिए। ये आपको याद रखना है कि अगर ट्राइटोमिक है तो देखो लीनियर है कि नॉन लीनियर है, अगर नॉन लीनियर है तो इसकी हो जाएगी 6, और अगर लीनियर है तो 5 होती है। आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ये दी गई है, देखो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें दिखा दी। तो यहाँ पे मोनोटोमिक के लिए 3 आई थी, 5 आई थी, और लीनियर, देखो लीनियर ट्राइटोमिक के लिए दोनों सेम आती है, डायटोमिक और नॉन लीनियर के 6 आई थी, है ना। बस आपकी वैल्यू पुट करो, CV आ जाएगा, यहाँ पे वेव की वैल्यू पुट करो, और दोनों के वैल्यू ऐसे पुट करोगे तो यहाँ पे गामा भी आ जाएगा। तो ये था अपने पास सिंपल सा। अब आते हैं अगर मिक्सर कर देंगे गैसों का, तब इनके CP और CV क्या होंगे, गामा क्या होंगे, तो बस वो आपको याद रखना है। CP हो जाता है अपने पास CV इक्विवेलेंट हो जाएगा N1 CV1 + N2 CV2, बस याद रखना है। CP हो जाता है M1 CV1 जो भी है CP1, और गामा, बहुत सारे बच्चे गामा ये लिख देते हैं कि गामा इक्विवेलेंट लिखना हो तो N1 Γ1 + M2, ये फॉर्मूला आपको यूज़ में नहीं लेना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे ये आपका जो फॉर्मूला है N1 Γ1 + N2 Γ2 N1 + N2, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यूज़ में नहीं लेना है, ये वाला आपको फॉर्मूला यूज़ में लेना है। बात ये समझ में आ गई, ठीक है। CP इक्विवेलेंट करो, CV इक्विवेलेंट का रेशियो ले लो, ये करना है, ये वाला आपको फॉर्मूला यूज़ में नहीं लेना है। आगे बढ़ेगा। अब आता है इंटरनल एनर्जी। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी, एक तो काइनेटिक हो सकती है, एक पोटेंशियल हो सकती है। काइनेटिक तो अपन को पता है पार्टिकल मूव कर रहे हैं वेलोसिटी से रैंडमली, तो इसके बीच में क्या होगा, काइनेटिक तो होगी, लेकिन पोटेंशियल होगी कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी का सीधा पहले देखो कि आपको इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है क्या। अभी मैंने अपन ने पहली स्लाइड में देखा कि इंटरेक्शन फोर्स इनके बीच में इंटरमोलिकुलर 0 होता है, ठीक है, कोलाइड करते तो होता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स 0 होता है, तो अपन कह सकते हैं कि इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी है ना, U इंटरनल एनर्जी दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 0 होगी, तो यानी कि U वही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ही होगी। बात ये आपको याद रखनी है। तो इट्स एनर्जी एसोसिएट विद द गैस ड्यू टू ऑन टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ पे ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज NCVT होता है, ठीक है। एक तो ये निकल के आता है, और कैसे भी निकल के आता है वो भी देख लेंगे, और अगर चेंज देखूँ तो चेंज हो जाएगा NCV∆T आ जाएगा। बस ये आपको लिखनी, क्या ये आपको बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो ये था अपने पास NCV, यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे लिखा है कि फॉर आइडियल गैस सिंस देयर इज नो इंटरनल इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स वी एज्यूम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस इज 0। यही मैंने आपको बात बताई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 होते हैं, तो बस यहाँ पे ये पोटेंशियल, और ये हो जाता है NCVT, और चेंज लिखें तो NCV∆T हो जाएगा, ठीक है ना। ये निकल के आते हैं फॉर्मूले, और ये आप ध्यान से देखोगे पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, ये आपको याद रखना है। अब आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी कि आपको याद रखना है कि each डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस हैज़ KT/2 एनर्जी, यानी कि जैसे कि मान लो कि एटॉमिक के लिए देखें, मोनोटॉमिक के लिए 3 है, तो इसकी हर एक डिग्री फ्रीडम है वो कितनी रखती है एनर्जी, ठीक है, KT/2, यानी कि K यहाँ पे जो K है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो जैसे कि मैं एटॉमिक के लिए देखूँ तो वो 3, मोनोटॉमिक के लिए 3 हो जाएगी, तो 3 KT/2, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया गया है, अब बस आगे यहाँ पे जो भी जितना भी दिया है
एक बार देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे मैं एक बार बता, जो यहाँ पे के टी है, जो के होता है वो आर बाय एवोगैड्रो नंबर होता है ना। यहाँ पे ये आर अपन देखते आए हैं, ठीक है, एन आर टी जो भी है वहाँ पे। तो यहाँ से अपने पास मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ कि वन मॉलिक्यूलर की जो एनर्जी होगी है ना, वन मॉलिक्यूल जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, के टी बाय 2 होती है। यही लिखा था भाई, ठीक है। तो 1 मोल की कितनी हो जाएगी बताओ। 1 मोल की मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो के नंबर के। तो ये हो जाएगा के टी एन ए बाय 2, सही लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 1 मोल से देख के नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, सही लिखा ना मैंने, 1 मोल के लिए, हाँ। तो यहाँ पे वैल्यू एक बार चेंज कर देता हूँ। 1 मोल के लिए अपने पास के की वैल्यू थी आर बाय एन ए, ठीक है, टी इंटू एन ए बाय 2, सही लिखा मैंने। तो यहाँ से अपन चेंज कर देंगे एन ए से एन ए, तो ये जाएगा आर टी बाय 2, ठीक है। ये किसके लिए, अपन सिर्फ 1 के लिए देख रहे हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग से अपन देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सिर्फ किसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, अपन एक मॉलिक्यूल लिख दिया है ना, यहाँ पे एक ही देख लिए, डिस्ट्रीब्यूशन अभी देख रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर एफ के लिए देखें तो कितनी हो जाएगी बताओ। एन मॉलिक्यूल इसकी एन मोल के लिए देखता हूँ पहले, ठीक है। तो एन मोल के लिए कितनी हो जाएगी, एन आर टी बाय 2, सही लिखा है। और एफ फ्रीडम है ना, एन मोल एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ के लिए, तो एफ एन आर टी बाय 2। तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे ये अपने पास हो जाएगा एफ एन एफ आर 2 बाय 2 और इंटू ये टी हो गया, ध्यान से देख रहा। और आपको पता है कि एफ आर 2 बाय क्या था, अभी देखा था अपन ने सी वी, जो एनर्जी निकल के आती है दैट इज एन सी वी टी। यहाँ से ये फार्मूला निकल के आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है, इक्विपार्टीशन का जो फार्मूला दिखा था, तो वही है कि यहाँ पे यू मॉलिक्यूल डिपेंडेंसी फ्रीडम और यहाँ पे k2 बाय 2 है, ठीक है। अगर Na के लिए देखूँ, ठीक है, तो ये Na मल्टीप्लाई कर दिया, अपर मॉलिक्यूल 1 मोल की देखूँ, ठीक है, तो ये f बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पे बस वही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करोगे तो NCVT आएगा, है ना, बस ये लिखा है। और क्या बोला गया है कि जे मीन्स अपने पास 2023 का सवाल है कि द टेम्परेचर एट द विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम डबल टेम्परेचर, ठीक है, वैल्यूएट। देखो एनर्जी आपको पता है यू प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की, ठीक है। तो डबल करनी है तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, सिंपल। तो यहाँ पे जो टी डैश आएगा वो 2T के आ जाएगा। अब इस टी को यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि टी यहाँ पे किस में है, केल्विन में लेना है आपको, ऐसा यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से अपन टेम्परेचर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा क्या, सही है ना, हाँ 300 आ जाएगा, 273 ऐड करोगे तो 300 आ जाएगा। तो टी इजिकल 2 इंटू 300 लाइक 6 केल्विन। लेकिन यहाँ पे डिग्री में सेल्सियस में दिया है, तो यहाँ पे आप 273 हटा दोगे तो अपने पास आई थिंक 600 में से 273 हटा दो, सही लिखा है ना मैंने। 273 हटाओगे तो कितना बचेगा, सारी ये बचेगा, सही लिखा है क्या, हाँ ठीक है। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े क्या, सिंपल सा सवाल था, बस इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे था। और क्या बोला है कि गैस मिक्सचर कंसिस्ट 2 मोल्स ऑक्सीजन, एक गैस में 2 मोल ऑक्सीजन है, 4 मोल नियोन है। यानी ऑक्सीजन अपने पास डायटोमिक होती है और नियोन अपने पास एनी, ठीक है, वो मोनोटोमिक होती है। एट टेम्परेचर टी नेग्लेजिंग द ऑल वाइब्रेशन मोड, है ना, वाइब्रेटिंग है, अपन को फ्रीडम अपन को नहीं लेनी है, टोटल इंटरनल एनर्जी। तो ये आ जाएगा U इजिकल टू U1 प्लस U2, U जाएगा N1 CV1 T प्लस N2 CV2 T। तो यहाँ से N1 कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। और ये अपने पास होता है CVFR T बाय 2, है ना, ये हो जाता है। और यहाँ पे प्लस N2 दिया है 4 और ये हो जाएगा FR बाय 2 T। तो F की वैल्यू किसके लिए, पहले किसके लिए मैंने देखा, मोनोटोमिक, मोनोटोमिक के लिए कितना होता है, 5 होता है। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, ये हो जाएगा अपने पास 5 RT और ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये मोनोटोमिक 3 यानी कि 6 हो जाएगा, सही लिखा है क्या, RT। ये अपने पास 5 और 6 कितना हो गया, 11 RT, ये ऑप्शन हो जाएगा। देखो ऐसे सवाल आते हैं आपके, 11 RT। आगे बढ़े क्या, चलो ये तो अपने पास। तो ये था KTG, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कोई, अगर क्योंकि यहाँ पे अपन गैस के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में पूरा पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा गैस की प्रॉपर्टीज अपन ने देख ली, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
ठीक है, केटीजी यहीं खत्म होता है। अब आते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स के पहले लो, ठीक है। उससे पहले अपन देखते हैं कि वर्क डन बाय गैस। देखो केमिस्ट्री का भी ये चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स, और फिजिक्स का भी है। दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे प्लस माइनस का थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाता है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे दोनों ही सही है, केमिस्ट्री में भी सही है, ठीक है। वो वहाँ पे नेगेटिव आता है वर्क डन, यहाँ पे पॉजिटिव आता है। बस मैं यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो अपन लेने वाले हैं वर्क डन, वो इंटरनल प्रेशर के कारण लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है। जैसे कि यहाँ पे गैस का अपन लिखेंगे, है ना। यहाँ पे पिस्टन आ गया, यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहा है दैट इज गैस, है ना, इंटरनल प्रेशर। और यहाँ पे जो शिफ्ट होगा वो भी इस तरफ हो रहा है ना। तो फोर्स भी इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आता है। वहाँ पे अपन केमिस्ट्री में जस्ट इसका उल्टा करते हैं, वहाँ पे अपन पी एक्सटर्नल ले लेते हैं बस, तो वहाँ पे वर्क डन नेगेटिव आ जाता है। दोनों ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मत समझना कि कौन कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, कि ये गलत है ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे इंटरनल ले रहे हैं अपन, वहाँ पे एक्सटर्नल ले रहे हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जैसे मान लो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, और यहाँ से कितना खिसका, dx खिसका, और इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वो एरिया ए है ना, यहाँ से यहाँ तक खिसका दिया। तो इस गैस ने कितना वर्क डन किया वो हो जाएगा अपने पास एलिमेंटल वर्क डन, ठीक है, एलिमेंटल वर्क डन बाय गैसेस, ठीक है। गैस है ना, गैस एक ही है तो अपन गैस ही लिख देते हैं, गैस। तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज dw हो जाएगा, वो हो जाएगा इसके ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे तो अपन लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, प्रेशर फोर्स अपन एरिया होता है, ठीक है। तो एक बार ऐसे ही होता है, और कैसे आता है वो बता दूँ। आपको पता है वर्क डन कैसे लिखते हैं, मैं आपको कैसे आया है फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। वर्क डन क्या होता है बताओ, वर्क डन होता है, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा मैं वर्क डन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे dw कर देता हूँ, इंटीग्रेशन नहीं करना। अब फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर जो भी अपने पास गैस लगा रही है इंटू एरिया dx। अब ध्यान से देखो, एरिया इंटू dx क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इस छोटा सा वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज dv। तो ये dv हो जाएगा a इंटू dx हो जाएगा, है ना। यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं p dv, ये आ गया अपने पास w, ठीक है। यहाँ से निकल के अपने पास आंसर आता है। आगे बढ़े क्या, चलो। तो ये था अपने पास वर्क डन बाय द गैस Bw। अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क डन एक्सपेंडिव होगा, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर एक्सपेंड करिए गैस तो वर्क डन आप पे पॉजिटिव आता है, कंप्रेस करिए तो वर्क डन नेगेटिव आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन में जो अपन वर्क डन है वो कौन करती है, गैस करती है, और यहाँ पे अपन गैस के ऊपर करते हैं, है ना। तभी टोटल वर्क डन लिखना है तो इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, जहाँ से v1 से v2 तक। और अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम का अगर ग्राफ दिया है तो जो इसका एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, है ना, वो अपन को क्या देता है, यहाँ से वर्क डन देता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये बोला था, ध्यान से देखो मैं समझा देता हूँ। ये जैसे कि अपने पास एक पिस्टन है, यहाँ पे गैस है ना। तो ध्यान से देखो, एक तो अगर ये हीट दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है, यहां से मैं हीट दे रहा हूं, यहां पे हीट दे रहा हूं, इस गैस को हीट दे रहा हूं। तो जो हीट एनर्जी है मेरी dq, दैट इज dq, छोटी सी एनर्जी, वो एक तो सबसे पहले तो क्या कर रहा है, इसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, और टेम्परेचर का सीधा रिलेशन किससे है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। प्लस ये इस पिस्टन को आगे धकेल रहा है, यानी कि ये क्या कर रही है, वर्क डन भी खुद कर रही है, तो यहाँ से W भी आता है। बस यही है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ यही है कि अगर आप हीट दे रहे हो तो वो दो चीज़ों में जाता है, दैट इज फर्स्ट इंटरनल एनर्जी, इसके इंटरनल एनर्जी में फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी, और दूसरा वो खुद वर्क डन भी करती है, ठीक है। वही सारी चीज़ें लिखी है। तो यहाँ पे लिखा है कि द हीट गिवन टू सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड द वर्क डन बाय द गैस। आई होप आप सारे ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यहाँ पे वही है, हीट दे रहे हैं तो यहाँ पे कुछ वर्क डन भी करती है और इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। अब देखो फॉर्मूला ये, अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो अपन पॉजिटिव लेते हैं, और निकाल रही तो नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव डेल्टा यू, और नेगेटिव होता है तो यहाँ पे डेल्टा यू नेगेटिव जाता है। बस ये आपको साइन याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बात है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो है पॉजिटिव, इंक्रीज हो है नेगेटिव, और हीट सप्लाइड पॉजिटिव, निकाल रहे हैं तो इजेक्टेड कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड नहीं, रिजेक्टेड है ना,
ठीक है, रिजेक्टेड कर रहे हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, वही टेम्परेचर इंक्रीज, ये सारे साइन आपको याद रखने हैं। यहाँ पे जो ये बोल रहा है इंक्रीज डिक्रीज का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे साइन से आपको पता चल सकता है कि अगर वर्क डन नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है, अगर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्यों अगर पॉजिटिव इसका मतलब सप्लाई दी है, ठीक है, सिस्टम को, और अगर निकाली गई है तो वहाँ पे क्यों नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये सारे इसमें अपन ने बताया, फॉर्मूला अपन ने लिख दिया एन सी वी डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा क्यू के लिए अपन एन सी डी टी पार करते हैं ना, क्योंकि ये जो सी है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है। ठीक है, प्रोसेस डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे अपन सी अलग अलग के लिए अलग अलग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके लिए अपने पास जो बन जाता है एन सी डेल्टा टी, और इसके लिए जो बनता है वो एन सी वी। हमेशा आपको इंटरनल एनर्जी के लिए आपको सी लेना है, वो सी वी ही लेना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही लेना है, आपको याद रखना। ठीक है, इसके लिए अपन कोई भी जो प्रोसेस दिया है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे सी वी ही लेना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक है, सॉरी इंटरनल एनर्जी की। अब आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। अब वन बाय अपन प्रोसेस को करते जाए। नाम से ही पता चल रहा है आइसोबारिक के प्रेशर कांस्टेंट होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर कांस्टेंट तो वी डायरेक्ट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, रेशियो उनके इक्वल हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा बताओ, वर्क डन अपन अभी जस्ट लिखा था डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल लिखना है तो डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी हो जाएगा। पी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो पी डी वी, और डी अपन पता है कि वी वन से वी टू, यानी कि डायरेक्ट आप चेंज ले सकते हो डेल्टा वी। ठीक है, वही लिखा गया है, तो इसके लिए वर्क डन आप ये ले सकते हो। तो अपने पास ध्यान से देखो कि जो क्यों होता है ना, डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि आप ये भी लिख सकते हो क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, है ना, ये भी लिख सकते हो। तो क्यू क्या बन जाएगा, देखो क्यू बन जाएगा एन सी वी डी टी प्लस, यानी कि डेल्टा टी लिख देता हूँ, है ना, एन सी वी डी टी प्लस पी डेल्टा वी, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इसको जो अपन लिखेंगे, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे अपन, एन सी डेल्टा टी इजिकल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे जो सी है कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, तो यहाँ पे सी पी हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अपन सी को सी पी लिखते हैं। डिवाइड करूँगा एन डेल्टा टी से, ये सी पी हो जाएगा, ये सी वी हो जाएगा, प्लस ये अपने पास हो जाएगा पी डेल्टा वी अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक है, एन डेल्टा टी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, अपन इसको कुछ ना कुछ लिख ही सकते हैं, बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है। ठीक है, पी डेल्टा वी को एन आर टी लिख सकते हैं, यहाँ पे पी अपन इसको देखो, आपको पता है कि पी वी इजिकल टू एन आर टी होता है, तो अगर पी चेंज लिखें तो क्या हो जाएगा एन आर, सॉरी मुंह में मच्छर चला गया था, जिंदगी ऐसी है क्या करें, चलो ठीक है। तो यहाँ पे एन आर ठीक है, हो सकता है, देखो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हमारी लाइफ में देखो ज़िंदगी भी ऐसी है कि कभी कभी मुंह में मच्छर चला जाता है। सब क्रिश्मा है, भगवान के क्रिश्मा है, कभी कभी आपको मुंह में मच्छर भी दे सकते हैं, कुछ और भी। ठीक है, तो यहाँ पे पी डेल्टा वी होता है, ठीक है, एन आर टी। तो यहाँ से पी वी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो अपने पास सी पी आ जाएगा, दैट इज सी वी प्लस पी वी एन आर डेल्टा टी अपॉन एन डेल्टा टी। यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो अपने पास सी पी निकल के आता है, दैट इज सी वी प्लस आर, और यहाँ से आप सी पी माइनस सी वी करोगे तो आर, जो अपने आगे फॉर्मूले दिखे थे सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, है ना, मेयर फॉर्मूला तो अपने पास वो निकल के आता है। तो ये फॉर्मूले मैं आपको डेराइव करके बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि फॉर्मूले एक्चुअल में कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब आते हैं आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, और आपको पता है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होता है। अगर चेंज ही नहीं है वॉल्यूम में तो वी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें याद है। तो अपने पास जो डी क्यू है वो होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू, तो यहाँ से ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ से जो डी क्यू है वही डी डब्ल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब जो डी क्यू हो जाएगा दैट इज एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, एन सी वी डेल्टा टी, और अपन ये भी जानते हैं कि डी क्यू को एन सी डेल्टा टी लिखते थे, और सी वी क्यों लिखा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें मैं लिखाता जा रहा हूँ, डेल्टा क्यू भी लिखा रहा हूँ, डेल्टा यू भी लिखा रहा हूँ, डब्ल्यू भी लिखा रहा हूँ साथ में। ठीक है, सी भी लिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको हर प्रोसेस के लिए याद होनी चाहिए। पी वी इजिकल टू एन आर टी, पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, पी वन वी वन इजिकल टू पी टू वी टू हो जाएगा, है ना, पी वन वी पी टू पी टू। ठीक है, एक तो ये हो जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ये पी और यहाँ पे प्रेशर अलग वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ सॉल्व करोगे तो आपके पास जो डब्ल्यू निकल के आता है एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, या आप लिख सकते हो एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू भी लिख सकते हो। ठीक है, एक तो ये भी लिख सकते हो, आपको पता है कि एन आर टी ये कॉन्स्टेंट है ना, तो पी वन वी वन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे वर्क डन एक और भी फॉर्मूला लिख सकते हो, पी वन
V1 एन आर सॉरी ln V2 बाय, वो आपको बस डेटा के ऊपर है ना कि डेटा क्या दिया है, या P2 V2 ln P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हो। बस आपको डेटा जो भी दिया है आप चारों में से कोई भी फॉर्मूला यूज में ले सकते हो। बस आपको यार सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, वगैरह नहीं होता है ना। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा है अपने पास आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में ठीक है क्या होता है, लिख दिया वैसे हमने, अभी ये था आइसोथर्मल ही तो पढ़ा था, हाँ आइसोथर्मल ही पढ़ा है ना, सारी चीज़ें ये था। यहाँ पे कांस्टेंट थी, कांस्टेंट होता है ना आइसोथर्मल में, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आगे बढ़े क्या, चलो अब आते हैं दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। किस पे आते हैं अपन, एडियाबैटिक प्रोसेस पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये होता है कि जो डेल्टा क्यू होता है, चेंज इन एनर्जी, हीट एनर्जी दैट इज जीरो। कैसे, ये कंटेनर है जो या तो मान लो कि एक कंटेनर है जिसमें से हीट जा भी नहीं सकती और निकल भी नहीं सकती, ऐसा कंटेनर, ऐसा सिस्टम जो अपन बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूले निकल के आते हैं दैट इज पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, या टी वी की पावर गामा, ठीक है, -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है एक तो ये, या P1 माइनस गामा टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ठीक है, इन ग्राफों से, ठीक है। तो ये अपने पास 3 इक्वेशन बनती है, बस वही किससे इक्वेशन बनती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, है ना, आर टी से। और यहाँ पे एक और है दैट इज अपन लिखते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ से। यहाँ पे ये जीरो हो गया तो यहाँ पे जो डी यू है दैट इज माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप निकाल सकते हो दोनों में रिलेशन। अब ध्यान से देखो, पी वी की पावर गामा, गामा हमेशा 1 से ज़्यादा होता है क्योंकि गामा की जो वैल्यू होती है सी पी अपॉन सी वी होती है, और सी पी ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, देन वैल्यू ऑफ गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी और वी के बीच में रिलेशन है, यहाँ पे गामा पावर यानी कि यहाँ से पी पावर टू 1 अपॉन गामा हो जाएगा। तो यहाँ से ये ऐसा हाइपरबोलिक बनता है, ठीक है, और यहाँ पे डाउनवर्ड हाइपरबोला, और यहाँ पे जो बनेगा वो भी डाउनवर्ड हाइपरबोला, क्योंकि यहाँ पे ये गामा -1 है, ठीक है। तो एन टी वी की पावर 1 से ज़्यादा आ रही है, पॉजिटिव आ रही है यहाँ पे ये जो एक गलती हुई थी आईआईटी के प्रोफेसर से, ठीक है, इस ग्राफ में, ठीक है। आईआईटी का पता नहीं 2015-16 का जो सवाल था आईआईटी में आया हुआ था एडवांस के पेपर में, ये ग्राफ एक्चुअल में डाउनवर्ड पहला वाला हाइपरबोला दिया था, लेकिन एक्चुअल में इसका जो ग्राफ बनता है दैट इज इंक्रीजिंग हाइपरबोला बनता है, ठीक है, ये ग्राफ बनता है। इन्होंने ये, और इनको फिर बोनस भी करना पड़ा था इस सवाल में, है ना। क्यों, आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये जो घात है इसकी जो पावर है वो अपन को पता है 1 माइनस गामा है, गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसकी जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है, नेगेटिव आएगी कुछ ना कुछ, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ गामा टी की पावर गामा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ टी की पावर गामा अपॉन पी की गामा माइनस 1, ठीक है, कांस्टेंट। यहाँ से जो अपन को पता चल रहा है टी की गामा है, ठीक है, प्रोपोर्शनल पी की गामा 1 है ना। तो अपन को ये पता चला कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है, इसलिए यहाँ पे जो बनता है वो इंक्रीजिंग बनता है, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 नहीं है, एक्स जो टी की पावर, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, इसको इस तरफ लिख सकता हूँ कि पी की गामा -1 इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर गामा, इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये जाएगा टी गामा -1। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनती है जो कि लीनियर तो बनेगी नहीं क्योंकि पावर 1 नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसके हाइपरबोला बनती है, कैसे बनती है हाइपरबोला, इंक्रीजिंग हाइपरबोला बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती कर देते, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। हो सकता है आपको ग्राफ ये दे दे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसे इन्वर्टिव मान लेते हैं, इक्वेशन तो याद होती है लेकिन इन्वर्स मान के उनको डाउनवर्ड इसी तरीके से बना देते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एडियाबैटिक में अपन को पता है कि ये माइनस यू के इक्वल हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, और सी वी की वैल्यू क्या होती है आर अपन गामा माइनस, अपन ने देखी थी वहाँ पे, ठीक है, एन आर अपन गामा माइनस। तो यहाँ से एक और निकल के आता है दैट इज पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपन गामा -1, ये निकल के आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्लोप होती है ना। स्लोप कैसे होती है, देखो अपन को पता है कि आइसोथर्मल में पी वी कॉन्स्टेंट था, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है। अपन ने ये ग्राफ किसके दिखा है, पी और वी के बीच में देखा ना, तो इनकी जो ग्राफ है वो अपन को स्लोप है वो ये देते हैं। ध्यान से देखो इसकी स्लोप कैसे लिखूंगा, पी डी वी माइनस वी डी पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस तरफ लेके जाता हूँ तो डी पी बाय डी वी हो जाएगा दैट इज -p बाय वी, ये निकल के आता है ना, डी वी, डी पी बाय डी वी की जो आती है वो ये, और ये इसकी क्या है स्लोप है, किसके लिए है, ये अपने पास आइसोथर्मल के लिए जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, इसके लिए था। एडियाबैटिक के लिए अपन जानते हैं कि उसके लिए क्या थी बताओ, उसके लिए था अपने पास पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हो जाएगा पी गामा
वी की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, डी और ये से प्लस ये हो जाएगा वी की पावर गामा डी पी इजिकल टू 0। तो यहाँ से अपन डी पी बाई डी वी लिखते हैं तो हो जाए माइनस गामा पी बाई वी आता है ना। तो यानी गामा टाइम्स ज़्यादा आ जाता है, यानी इसका स्लोप ज़्यादा होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा ढलान होगी, जितना ज़्यादा स्लोप होगा वो एडियाबैटिक होगा। तो आप सिंपल है, मैं जैसे ट्रिक याद करते हैं कि अगर आप किसी ग्राफ के ऊपर फिसलते हो तो जहाँ ज़्यादा जल्दी नीचे आ जाओगे, जहाँ पे ज़्यादा फिसलोगे फटाफट, वो आपका एडियाबैटिक होगा। आप अगर देखो यहाँ पे कोई बच्चा बैठ जाता है ना, तो यहाँ पे एक फिसलता है कि यहाँ पे फिसले, तो पहले कहाँ पे आएगा, ये जल्दी यहाँ पे आएगा। तो ये अपन को याद रखना है कि ये एडियाबैटिक का होता है, ठीक है, ये किसका होता है, एडियाबैटिक, और ये आइसोथर्मल, यानी कि जिसका स्लोप ज़्यादा, ठीक है, वो है अपने पास एडियाबैटिक, ठीक है। तो ये था अपने पास ये, हाँ ये अपने पास साइक्लिक प्रोसेस के लिए अपन देखें तो दोनों के लिए यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में ये आपको देखना है, एक अपने पास ये है साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये है कि जहाँ से अपन चले वहाँ पे आ गए। अपन एक बार क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये अपने पास एंटी क्लॉकवाइज है, पी और वी के बीच में ग्राफ देख रहा हूँ, और ये अपने पास क्लॉकवाइज, ठीक है, याद रखना है। तो क्लॉकवाइज के बीच में पहले तो आपको याद रखना है कि इनका जो वगड़न है, अगर आपको पूछ ले पीवी इसके में अपन को साइक्लिक प्रोसेस दिया है तो इनका जो वगड़न है वो इसके बीच का जो अराउंड एरिया होता है ये अपन को क्या दे देगा, वगड़न, ठीक है, वगड़न एरिया ऑफ साइकिल, जो साइकिल बन रही है उसके अंदर का जो एरिया है वो अपन को वगड़न देगा, है ना, ये आपको। अब आपको पता है कि ये जो एरिया है पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ से अगर वॉल्यूम को देखता हूँ तो पहले तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इस यहाँ से यहाँ तक लेकर तो इंक्रीज हो रहा है, वापस डिक्रीज हो रहा है, तो इसका जो वगड़न आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव वाला वगड़न ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वगड़न आएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव, और इसका जो वगड़न आता है वो आता है नेगेटिव, बस याद रखना है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए वगड़न क्या आता है, नेगेटिव, और क्लॉकवाइज के लिए जो वगड़न आता है दैट इज पॉजिटिव, ओके। और साइक्लिक प्रोसेस का अगर आपको वगड़न लिखना है तो अपन लिख सकते हैं कैसे, इसके बीच का जो अंडर एरिया है वो लिख के आगे बढ़ें क्या, चलो। अब फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे कि वैक्यूम है, कोई पार्टिकल नहीं, जो यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल लगा रहे हैं ना, पी एक्सटर्नल कितना है, 0 है, पी एक्सटर्नल 0 है, तो अपन को इंटरनल भी कितना लगाना पड़ेगा, 0, गैस भी 0 लगा रही होगी, तो वगड़न होता है वो होता है पी डी वी। तो यहाँ पे ये यही 0 है, तो यहाँ पे जो वगड़न होता है फ्री एक्सपेंशन का वो 0 आता है, ठीक है, सिंपल है, याद रखना आपको। आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ एक सवाल आया हुआ है, बस आपको चूज करेक्ट ऑप्शन करना है। देखो इस टाइप के जब भी सवाल आते हैं, इवन मेंस के लिए नहीं एडवांस के लिए भी बताता हूँ, सबसे पहले आप क्या देखो, ऑप्शन देखो, है ना। ऑप्शन देखने से आपको क्लियरिटी हो जाती है कि क्या क्या पूछा गया है ना। आपको ये सवाल मैं आपको देखो दो ऐसे मान लो कि 10 सेकंड में कराऊंगा, बस आपको ये मैं टेक्निक बता रहा हूँ कैसे करूँगा, अप्रोच कैसे करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप पूरे भी चेक कर लो फिर आप मैच कर दो, नहीं तो पहले क्या देखो, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्या दिया है देखो ध्यान से कि ये यहाँ पे बस ये गैप दिया है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, सिर्फ यही देखना है जहाँ पे ये अपन को पता चल जाएगा या तो ये होगा या है। तो पहले के लिए देखो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल की वगड़न बाय द गैस डिक्रीजिंग इन इंटरनल, नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। देखो आइसोथर्मल में dt कितना होता है, 0, और u अपन जानते हैं डी यू एंड सी वी डी टी, तो ये 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी कोई चेंज नहीं होता है। तो अपन को पहला पता चल गया कि एक आध सेकेंड है, तो यहाँ से ये तो ऑप्शन गए, ये आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ कैसे ऑप्शन को हिट करना है, ठीक है ना। अब दूसरा ऑप्शन देखो बी का 1 है, ठीक है, यहाँ पे तो सॉरी इन दोनों में तो 1 है, तो बी को देखना ही नहीं फालतू का क्योंकि दोनों में कंपेरिजन। अब सी को देखना है क्योंकि यहाँ पे चेंज है, अगर सी को पता चल गया, सी क्या है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब बताओ, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बस यहाँ पे आपको क्या देखना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए W कितना होता है, 0। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, देखो 3 और 4 में से 3 में क्या बोला है कि 4 में बोला है कि द वर्क डन, नो वर्क डन बाय द गैस, ठीक है, तो वही है, यानी कि 4 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 4 का थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, बस आपको याद रखना है कि इसका 4 आ जाएगा, यानी कि 4, ये बस ये देखना ही नहीं है, आगे बढ़ो, एड करो, बस इस टाइप से आपको काम क्या करना है, टाइम को सेव करना है ना। आप यहाँ पूरे सारे चेक करते, इससे मिलान करते, इससे मिलान करते, इससे मिलान करते, तो भी आंसर आ ही जाता, लेकिन आपको जितनी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम सेव करना होता है ना, ठीक है। समझने के लिए आप सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने बता दी, आगे बढ़ेगा, आगे चलो, तो ये अपने पास ऑप्शन आ गए। हाँ, अब यह बोला है कि आइसोथर्मली थर्मोडायनेमिक्सली सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस वगड़न, वगड़न जैसे पूछा है इसका बीच का एरिया निकाल दो, ट्राइंगल है, ये गैप कितना है, 400 माइनस 300 101 हो जाएगा, और ये 4 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बस कितना हो गया, 1/2 × 2, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, 300 कहाँ है भैया, ये रहा। चलो सिंपल सा आंसर था, आगे बढ़ें क्या, चलो ये आंसर आ गया, ठीक है।
अब आते हैं अपन पर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मोनोटॉमिक गैस फॉर प्रोसेस, है ना। देखो अपन ने जो एक तो देखा मोलर स्पेसिफिक हीट देखा, किसके लिए देखा बताओ, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखा, एक किसके ऊपर देखा, कांस्टेंट प्रेशर पे देखा, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम में सीपी जो होता है, और वहाँ पे अपन ने देखा था कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी होता है सीवी प्लस आर के इक्वल होता है, जहाँ पे अपन ने लिखा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर लिखा। लेकिन इसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है, एक फॉर्मूला निकल के आता है, इस कोई भी प्रोसेस है उसका सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एम, ठीक है। किसके लिए होता है, जब ये पी वी की पावर गामा एम होता है कांस्टेंट। ये अगर ये है आपके पास, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला सी होता है मोलर स्पेसिफिक, बात आपको याद रखना है, ज़्यादा इतना इसमें घुसना नहीं है। सी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस, इसको डेरिवेटिव भी कर सकता था मैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ पे एम क्या है, पावर होती है ना। तो इसके लिए मैं लिखूंगा सी वी, क्या रूल है, मोनोटॉमिक है तो सी वी होता है 3R/2, ठीक है। आर 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये फटाफट बताओ 3, तो कितना हो जाएगा 3R/2, ये हो जाएगा माइनस R/2। सही लिखा है, सही लिखा है क्या, हाँ सही लिखा, -2 हो जाएगा, तो ये R आ जाएगा। सही लिखा है, पहले का तो R आ गया है ना, पहले का तो अपने पास R आ गया। अब दूसरे का देखते हैं, 3/2 पावर है ना, ये अपने पास पहला सा। दूसरे का अपन देखते हैं पी वी की पावर 3/2, जहाँ पे एम की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, तो ये जाएगा अपने पास मोनोटॉमिक के दोनों, तो ये जाएगा 3R/2 प्लस R/1 माइनस 3/2। तो यहाँ से निकल के आता है अपने पास 3R/2, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 1/2, 2R। सही लिखा है क्या, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 यानी 2 पर गया, 4 हो जाएगा, यानी कि -R/2 हो जाएगा, है ना, -R/2 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, सी की वैल्यू आ रही है -R/2, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा ना दोनों के लिए। अब यहाँ पे समझने की ये बात है कि क्या सी की वैल्यू है जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो नेगेटिव भी आ सकती है क्या, देखने जैसी बात है। अगर ऐसा कोई प्रोसेस है तो वहाँ सी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये है, सी क्या है कि मुझे 1 मोल गैस को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए मुझे टेम्परेचर जितना देना पड़ रहा है, जितनी हीट देनी पड़ रही है वो ये, यानी कि टेम्परेचर राइज करना है तो हीट देनी पड़ रही है। अब नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर हीट बढ़ रही है कहीं तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और अगर हीट निकल रही है तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इस सी का मतलब ये है, यानी कि ऐसे भी प्रोसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है ये। तो सी की यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू से अपन को ये पता चला कि हीट अगर निकल रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और अगर दे रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। क्या आगे बढ़ें क्या, चलो। तो यहाँ पर वही ये सारी चीज़ें दी गई है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने पास एक अच्छा सवाल है, एक नोक है, ठीक है, और इसमें अलग अलग गैसें भरी गई है, ठीक है, और इनका जो अपन को दिया है N1 मोल दिया है, CV1 दिया है, CP1 दिया है, P1 दिया है, V1 दिया है और T1 दिया है। और इसका जो अपन को दिया है N2 दिया है, P2 दिया है, V2 दिया है, T2 दिया है, CV2 दिया है, CP2 दिया है। ये सारी चीज़ें अपन को दी गई है ना, डेटा इनका। तो बस आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है। इसमें पूछते आपको क्या है, टी इक्विवेलेंट क्या होगा जब इसको मैं वाल्व को खोल दूँ, है ना, नॉब को अगर खोल दूँ तो टी इक्विवेलेंट क्या होगा और पी इक्विवेलेंट क्या होगा, प्रेशर इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं बात बता देता हूँ कि जब खोल रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इनका जो वॉल्यूम है पहले भी V1, दोनों का V1 प्लस V2 था, फाइनल भी V1 है ना। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वहाँ पे हीट भी लॉस भी नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, नो हीट लॉस फ्रॉम द कंटेनर, यानी कि यहाँ पे अपन को ये पता चला कि जो डेल्टा क्यू है वो कितना है, 0 है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो सिस्टम का है वो V1 प्लस V2 क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो DW है यानी कि वो भी 0 है। अगर ये दोनों 0 है तो डेल्टा U भी 0 है, यानी कि सिस्टम की जो इनिशियल एनर्जी है ना, वो सिस्टम की फाइनल एनर्जी के इक्वल होगा। ये आपको बात समझ में आई क्या, जो सिस्टम की इनिशियल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी है वो फाइनल के इक्वल होगी। अब देखो ध्यान से, अपन को पता है कि इनिशियल यानी कि होगी U1 प्लस U2 इज इक्वल टू U1 डैश प्लस U2 डैश। तो अपन पहले तो सबके लिए ये लिख रहे हैं कि अगर अपने पास सेम गैस है ना, कंटेनर में सेम गैस है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर सेम गैस। सेम गैस मतलब समझ रहे हो कि CV एंड CP कांस्टेंट है ना, ठीक है, सेम है इनके, फॉर सेम गैस। सेम गैस के लिए मतलब ये है, तो यहाँ पे CV और CV कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ
इसकी जो अपने पास बन जाएगी N1 CV, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, हो जाएगा अपने पास T1 प्लस N2 CV T2 इज इक्वल टू N, फिर क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 ऐड हो जाएंगे मोल और CV, और ये अपने पास T इक्विवेलेंट आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास C तो V कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से CV से ये CV गया, तो यहाँ से जो T इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है दैट इज N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2, ये अपने पास टेम्परेचर निकल के आता है। और अगर मान लो टेम्परेचर अलग अलग है ना, फॉर डिफरेंट गैस, अगर डिफरेंट गैस है तो यहाँ पे अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे वही बात है कि इस केस में अपन को लिखना पड़ेगा N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2। ठीक है, यहाँ पे C इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा ना, CV का इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा और T इक्विवेलेंट हो जाएगा। और यहाँ से अपन जो CV इक्विवेलेंट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं बताओ, CV इक्विवेलेंट लिखते हैं, वो लिखते थे N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। ये इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट था। लास्ट का है आपके अगर सेम गैस है तो आपको पूछ लेंगे मेंस के लिए, बस ये आपको याद रखना है। इसके लिए अपने पास ये हो जाता है फॉर्मूला, है ना, वहाँ से CV की इक्विवेलेंट यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो ये था अपने पास टेम्परेचर। और प्रेशर कैसे लिखते हैं बताओ, प्रेशर ऐसे लिखेंगे। प्रेशर के लिए अगर मुझे लिखना है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मोल्स क्या है, कांस्टेंट है N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश, सही लिखा मैंने। तो N1 आपको पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो N क्या हो गया PV अपॉन RT। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा P, देखो अब तो दोनों का प्रेशर वॉल्यूम इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तो अपने पास ये जाएगा P इक्विवेलेंट V1 प्लस V2 अपॉन R T इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना, सही लिखा ना मैंने। हाँ, तो बस यहाँ से अपने पास जो कैंसिल हो रहा है, R से R गया, तो यहाँ से अपने पास जो P इक्विवेलेंट और टेम्परेचर निकल के आते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन कितना निकल के आता है बताओ, यहाँ से अपने पास V1 प्लस V2 निकल के आता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूले निकल के आते हैं, ये सेम गैस के लिए है ना। बस आपको यहाँ से फॉर्मूला, आप T इक्विवेलेंट की वैल्यू आप वहाँ से निकाल के सेम गैस के लिए आप पुट करोगे तो अपने पास ये निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों ही ये फॉर्मूले याद रखने, मैंने यहाँ पे बता दिए सारे। इस सवाल के लिए P इक्विवेलेंट मैंने बता दिया। ठीक है, सेम गैस है अगर, फॉर सेम गैस के लिए अपने पास ये निकल के आता है ना, सेम जहाँ पे CP सेम है तो यहाँ से निकल आ जाएगा। ठीक है, अगर इक्वल अलग अलग है डिफरेंस गैस है तो यहाँ पे CV इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा और प्रेशर ये निकल के आता है। आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो अपने पास फर्स्ट लॉ और जितने भी प्रोसेस थे वो अपन ने देख लिए। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ में दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज केल्विन प्लग स्टेटमेंट। इन्होंने ये बोला था कि कोई भी ऐसा अपन इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। ऑब्वियसली बात है, सही है। ठीक है, तो इस ऐसा इन्होंने ये बोला कि इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच वुड गिव अ 100% एफिशिएंट। ठीक है, इन्होंने ये बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जैसे कोई सोर्स है, यहाँ से टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे Q1 हीट दे रहे हैं और यहाँ से Q2 हीट निकल रही है। यहाँ से अपन को क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है ना। यहाँ से अपन को क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है। तो यहाँ से जो Q1 है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, Q2 प्लस वर्क डन। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रही है, Q1 प्लस Q1 इक्वल टू Q2 प्लस ये। तो यहाँ से जो वर्क डन निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, Q1 माइनस Q2। अब जो अपने पास एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है वर्क डन, जितना भी सिस्टम को वर्क डन मिला, ठीक है, बाय Q सप्लाई। सप्लाई कितनी अपन ने दी, यानी कि यहाँ से Q1 दी है ना। तो यहाँ से अपने पास निकल के आएगा Q कितना किया गया, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ से अपने पास ईटा की वैल्यू निकल आएगी 1 माइनस Q2 बाय Q1, ये निकल के आता है। ठीक है, ये अपन ने एफिशिएंसी लिखा, फॉर्मूला लिखा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही से अरेंजमेंट लिख देता हूँ, ये 1 माइनस Q2 बाय Q1 आ जाएगा। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल दी थी दैट इज कार्नोट इंजन ने,
और वहाँ से अपन को ये निकल के आया कि देखो यहाँ पे लिखा गया है कार्नोट डिजाइन द बेस्ट पॉसिबल साइक्लिक प्रोसेस फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट एज कार्नोट इंजन। इन्होंने मैक्सिमम एफिशिएंसी करने की कोशिश की थी, वहाँ से इन्होंने ये निकाला अपने प्रोसेस से कि जो Q1 है दैट इज T2/T1 के इक्वल होता है ना। तो वहाँ से अपने पास जो ईटा निकल के आता है दैट इज 1 - T2/T1। ये कार्नोट के लिए था, ठीक है। कार्नोट ने मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने की कोशिश किया था। अब ये अपने पास जो T1 है वो सोर्स से, T2 वो अपने पास सिंक से है। तो आपको ये बात रखना है, यहाँ पे दोनों केल्विन में है, ठीक है। टेम्परेचर इज केल्विन में है ना, यहाँ पे केल्विन में लेना है। तो यहाँ पे आपको ये बात पता चलनी है कि जो सिंक है उसका टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता और सोर्स है उसका टेम्परेचर इन्फिनिटी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे तभी ये 100% एफिशिएंसी हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है। तो ये लिखा गया, इन्होंने का ये प्रोसेस था, ठीक है। 4 प्रोसेस के लिए यहाँ पे अलग अलग इन्होंने ये दिए थे, ठीक है। यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, CDCA। तो यहाँ से बस इनका जो लास्ट में प्रूवन हुआ था दैट इज Q2/Q1 = T2/T1 है ना। ये इनका निकल के आंसर आया था, ठीक है। तो बस यही था इनका कार्नोट इंजन और हिंट इंजन से इनका ये आया था और ये सारी चीज़ें मैंने लिखा थी, ठीक है। ये था कार्नोट इंजन से। अब आते हैं इसके ऊपर सवाल आया था 2023 का, क्या गया है सवाल ने, क्या बोला गया है, ठीक है। सवाल ने ये बोला गया है कि एक इंजन है बॉइलिंग, फ्रीजिंग और पॉइंट पे वाटर को मतलब ये बोला गया अपन को बॉइलिंग पॉइंट, जो टेम्परेचर बॉइलिंग पे होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसको केल्विन में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन है ना। और एक अपने पास दिया है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। तो आपको पता है कि इसमें जो कम टेम्परेचर वो T2 होगा और ये ज़्यादा होगा। तो इसकी एफिशिएंसी अगर मैं निकालूँ है ना, इसकी एफिशिएंसी निकालूँ तो हो जाएगा 1 - 273/373। तो यहाँ से अपने पास जो नीटा निकल के आता है आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 26.8% है ना। ये एफिशिएंसी निकल के आती है 26। तो यहाँ पे बोला कि एफिशिएंसी मोर देन 27%, गलत। एफिशिएंसी लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सिस्टम द टू। हाँ सही है, कार्नोट की सबसे मैक्सिमम होती है, उससे कमी होती है बाकी होगी, ठीक है। एफिशिएंट इक्वल टू नहीं, इक्वल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेस देन है, सही है। यहाँ पे B और D ऑप्शन सही हो जाएंगे, यहाँ पे B और D ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपना ये सवाल हो गया कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा अपने पास एक और सवाल है, ये तो सिंपल है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क कर लेना इस सवाल को, बहुत ईजी सवाल है तो, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब क्लॉसियस स्टेटमेंट ने ये बोला था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट रेफ्रिजरेटर, यानी कहने का मतलब कि अपन ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते जिसमें मैं सिंपल बताता हूँ कि कोई भी अगर हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं फ्लो कर सकती, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वही है कि ट्रांसफर द हीट फ्रॉम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अंदर बॉडी हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको अपन एक्सटर्नल एजेंट लगाना ही पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है। अपन को पता है कि हाई से लो की तरफ जाती है, लेकिन लो से हाई की तरफ के लिए अपन को एक्सटर्नल वर्क डन देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन के पास वर्क डन दोगे तब यहाँ पे Q1 निकल आएगा, यहाँ से Q2। तो बस यहाँ से सारी चीज़ें अपन को ये सारी लिखी गई है Q2/W, ठीक है। ये अपन को मिलेगा और यहाँ पे बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं ना, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। लास्ट टॉपिक इज एंट्रोपी। एंट्रोपी बस कुछ नहीं, गड़बड़ी, जितनी ज़्यादा गड़बड़ी एंट्रोपी ज़्यादा, ठीक है। Q2/T हो जाएगा DS है ना। तो ये अपना आज का चैप्टर यही कंप्लीट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। अब लेके आएंगे आपके लिए हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट तक बने रहे और जितने भी कंसेप्ट मैंने बताए आपको अच्छे से पढ़ के जाने, इसके कंसेप्ट है जितने प्रोसेस है उनके फॉर्मूले अच्छे से रट के जाने, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, हमारे चैनल से जुड़े रहना अंत तक, ठीक है। और मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।